चलो दोस्तों, सेकेंड चैप्टर का थर्ड यूनिट सप्लाई, झटपट पटापट रिवाइज करते। छोटा सा यूनिट है, एकदम जल्दी से हो जाएगा। सप्लाई, सप्लाई का मतलब बंद हो गया, चलो। सप्लाई का मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस। इधर वो जो डिमांड था उधर भी क्वांटिटी लिखा था, यहाँ पर भी अमाउंट है। अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। डिमांड के इसमें क्या देखा था, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेस। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट वेरियस प्राइसेस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने सेकेंड चैप्टर का पहला यूनिट देखा है तो एक नंबर, नहीं देखा है तो वो देखो, ये देखने की नहीं गरज, मतलब वो देखा तो ये समझ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, पहला डिटर्मिनेंट होता है प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पर है ना, थोड़ा सा आपको कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर के नजरिए से सोचना पड़ेगा कि मैं कब सामान बेचने को तैयार होऊंगा, जब मेरे को उसका ज्यादा पैसा मिले। तो प्राइस कैसे, अगर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा। रिलेटेड गुड्स का प्राइस अगर बढ़ गया तो मेरे गुड्स का सप्लाई कम हो जाएगा। इनवर्स चलता है, क्योंकि इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर दो बॉटल की बात करूं मैं, कि मैं या तो ये बेच सकता या तो ये बेच सकता, अब ये अचानक से सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, तो महंगा वाला बेचूंगा तो इसका सप्लाई कम हो जाएगा। तो प्राइस कम होने से इसका सप्लाई कम हो जाएगा। आई गो, तो यहां पर लेकिन एक्स एंड वाई की बात चल रही है। तो एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो उसका सप्लाई बढ़ाएंगे तो इसका सप्लाई कम हो जाएगा। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए। वो अगर महंगे हो गए तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा। कहीं को टेंशन लेने का, महंगी चीज मेरे को नहीं सप्लाई करने का। वो टेक्नोलॉजी अगर अच्छा हो तो सप्लाई बढ़ा दूंगा। टैक्सेस बढ़ गए तो सप्लाई कम, सब्सिडीज बढ़ गई तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, क्योंकि टैक्स मेरा कहीं ना कहीं खर्चा है। खर्चा जास्त तो सप्लाई कम। जैसे यहाँ पे देखा था, कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई कम। नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन जितना ज्यादा उतना जास्त सप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेशंस अगर ऐसी है कि आगे जाके भाव बढ़ेंगे तो जब बढ़ेंगे तब बेचेंगे, आज नहीं बेचूंगा मैं तो सप्लाई कम हो जाएगा। नंबर ऑफ सेलर्स जितने ज्यादा, सप्लाई उतना ज्यादा। ये कहीं ना कहीं कंपटीशन पे ही आ रहा कि अगर कंपटीशन ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगा। चेंज इन सप्लाई एकदम सेम, कट कॉपी पेस्ट, बस इसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और यहाँ पर सिर्फ चेंज इन सप्लाई। इस पर बहुत मस्त सवाल आता है, मस्त एमसीक्यू बनता। अब इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहां पर इंक्रीज कब होगा सप्लाई? जब प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम। अगर सप्लाई कम तो डिक्रीज, सप्लाई बढ़ा तो इंक्रीज। यहां पर दोनों में जैसे डिमांड में था वैसे ही इधर है, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, बस मूवमेंट ऊपर या नीचे होगी। जैसे ये मेरा सप्लाई कर्व है, अगर ये पहले बेच पा रहा, प्राइस कम तो सप्लाई कम तो नीचे आए, प्राइस जास्ती तो सप्लाई जास्ती तो ऊपर गए। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। और इधर क्या होगा, सप्लाई के कर्व में ही सीधा चेंज हो जाएगा अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी मतलब क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि प्राइस में या कोई भी एक वेरिएबल में चेंज आने के वजह से मेरे सप्लाई ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस, यहाँ पर अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बातें प्राइस की होने वाली है। सप्लाई की केस में फॉर्मूला एकदम सोपा सेम है ये। डिमांड आणि सप्लाई के केस में बस उधर डिमांड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता था, सप्लाई के केस में प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है। एकदम सेम टाइप्स ऑफ प्राइस सप्लाई इलास्टिसिटी एकदम सेम। अगर इलास्टिसिटी 1 है, इलास्टिसिटी 1 है मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में बढ़ गया उतना ही परसेंटेज से सप्लाई बढ़ जाएगा। इनइलास्टिक मतलब फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ने से सप्लाई इतना नहीं बढ़ेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब 10% प्राइस बढ़ाया
तो 20% प्राइस सप्लाई में चेंज आएगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और उसका ग्राफ पण एकदम सेम बनता, कुछ नवा नहीं इसमें, कुछ ही नहीं, परवड़ता ही नहीं इतना मेरे को रिकॉर्ड करना। पॉइंट इलास्टिसिटी उधर भी था इधर भी है, उधर सेम फॉर्मूला था इधर भी है। डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, बस इसको क्या देने का, पॉजिटिव देने का। आपके स्टडी मटेरियल पे इस पे क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है क्योंकि ये सप्लाई का पॉइंट इलास्टिसिटी है ना कि डिमांड का पॉइंट इलास्टिसिटी। डिमांड में इधर नेगेटिव था, सप्लाई में उधर पॉजिटिव, बाकी पूरा सेम, इधर चेंज कर लेना। आर्क इलास्टिसिटी हूबहू वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट सेम, कुछ नवी नहीं है। इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है, ये सप्लाई का पार्ट नहीं है बोल सकते इसको, ये सप्लाई डिमांड दोनों में आएगा कि इक्विलिब्रियम कैसे निकालने का। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सप्लाई कर्व बनाओ, डिमांड कर्व बनाओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसके एक्स एक्सिस पे उतना क्वांटिटी बेचने गए और वाई एक्सिस पे उतने प्राइस में इतना क्वांटिटी बेचने गए। ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम। अब ये जो प्राइस है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ये इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आता है, इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इनकम थ्योरी। यहाँ पर डिमांड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखे, इस वजह से प्राइस निकाल पाया, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला प्राइस थ्योरी। ये जो ऊपर का है वो होता है कंज्यूमर सरप्लस और ये जो नीचे का है ये होता है प्रोड्यूसर्स सरप्लस। इसी के साथ अपना सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर भी रिवाइज करके हो गया दोस्त।